Hello everyone, this is Abad and here we are discussing 500 most important one word substitutions from previous year examination। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो सीरीज़ के 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। आइए पहला हमारे सामने द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीफ्स। द स्टडी ऑफ किसकी, ह्यूमन रेस मतलब कि मानव जाति के बारे में अध्ययन करना। क्या अध्ययन, ओरिजिन मतलब कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से वो निकली है, उसका डेवलपमेंट एंड कस्टम मतलब उसके रीति रिवाज एंड बिलीफ, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे आप, एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान। अब यहाँ पर आप देखिए एंथ्रो मैंने कल भी आपको बताया था। एंथ्रो मतलब मानव जाति से रिलेटेड होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ, मानव जाति का अध्ययन। एंथ्रो जहाँ भी लग जाएगा ये मानव जाति से रिलेटेड हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का कलेक्शन, जैसे कि या तो वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, किसी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी प्लेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल चीज़ का कलेक्शन दैट इज़ कॉल्ड आर्कीव्स कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्कीव्स। अगर आप देखते हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने पर भी ऑप्शन आता है आर्कीव। आर्कीव का मतलब क्या होता है, जब आप उस पर आर्कीव क्लिक करते हैं तो एक फाइल बन जाती है जिसे हर कोई ओपन नहीं कर पाता। फिर आप पासवर्ड देकर उस फाइल को ओपन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आर्कीव हो जाता है। वो एक तरीके से सेफ जगह पर पहुंच जाता है और सेव हो जाता है, उसी को आप आर्कीव कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो लिखे हुए हैं, ये नंबर ऑफ रिपीटेशन लिखे हुए हैं इन क्वेश्चंस के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। अगला हमारे सामने, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, एक ऐसा आदमी जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। क्या बोलेंगे आप, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल एक प्रकार का एडजेक्टिव है। अगर मैं इसी से बना दूं क्रेडुलस, तो क्रेडुलस एक ऐसा आदमी जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेता है। एग्जाम में पूछा गया है, वन हु कैन रेडी टू बिलीव, है ना, एक ऐसा आदमी जो हमेशा दूसरों पर विश्वास करने के लिए रेडी होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस बोलेंगे आप उसको, क्रेडुलस। यू है ये क्रेडुलस। क्रेडिबल जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और इनक्रेडिबल मतलब कोई भी चीज़ इतना अच्छा होना जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला 46 पर देखिए, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक अ वुमन और अ गर्ल, कोई एक ऐसा आदमी जो वुमन की तरह बिहेव करता है, औरतों की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड इफेमिनेट कहलाता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। इफेमिनेट का मतलब हुआ औरतों की तरह हरकतें करने वाला, इफेमिनेट कहलाता है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु सपोर्ट द बिलीव दैट वुमन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी एज मैन, एक ऐसा आदमी जो हमेशा ये चाहता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। क्या बोलेंगे आप, फेमिनिस्ट, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने वाला। देखिए फेमिनिस्ट में फीमेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेमिन, एंड IST तो उसको नाउन बनाने के लिए लगाया गया है, तो आप आसानी से याद रखेंगे महिलाओं का हक में बोलने वाला फेमिनिस्ट कहलाता है। अगला हमारे सामने, अ मर्डर ऑफ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। किसी भी एक पूरी जाति की हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। क्या बोलेंगे आप, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। अब कल हमने देखा था शब्द पैट्रीसाइड, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। पैट्रीसाइड पितृ हत्या, मैट्रीसाइड मातृ हत्या कहलाता है। हमने देखा था जहाँ भी साइड लग जाएगा, जो वर्ड भी साइड जहाँ पर लगेगा ये किलिंग से रिलेटेड हो जाएगा। आज हमने शब्द देखा है जेनोसाइड। तो जैन मतलब पूरी की जाति, और जेनोसाइड किलिंग ऑफ होल रेस, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला हमारे सामने 49 पर देखिए, इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना, है ना, तो ट्रिक्ड मतलब धोखा दिया जाना। तो एक ऐसा आदमी जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, बिकॉज ऑफ ही इज टू ट्रस्टिंग मतलब वो आवश्यकता से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड गुलीबल। क्या बोलेंगे आप, गुलीबल। गुलीबल का मतलब होता है भोला भाला, जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फी पेड फॉर नॉमिनल फ्री सर्विस। देखिए ऑनररी, ऑनोरेरी हम बोलते हैं, या फिर इसको आप ऑनोररी भी पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, दो तरीके की पोस्ट होती है, ज़रा समझिए इसको।
एक होता है ऑनररी जो हमारे सामने अभी लिखा हुआ है, और एक होता है सिनेक्योर। ऑनररी पोस्ट में जो है पोस्ट तो होती है और सामने वाला काम करता है, उसको पैसे मिलते हैं ऑनररी में। जबकि सिनेक्योर में क्या होता है, सिनेक्योर एक इस प्रकार की पोस्ट है जो सिर्फ जिसमें आपको क्या किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। सिनेक्योर में आपको क्या किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, जबकि काम सिर्फ नाम मात्र से लिया जाता है। जबकि ऑनरेरियम में कभी भी पेमेंट नहीं दिया जाता है ना, ये फ्री सर्विस होती है एक प्रकार की, बस इतना आप याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं। अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस। इसका मतलब ही यही है कि इसमें ये जो पद होता है वो सिर्फ नाम का पद होता है। इसमें काम तो करता है सामने वाला, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता। ऑनर के तौर पर उसके पास वो पोस्ट होती है। किस प्रकार, ऑनर के तौर पर। हमने भी देखा है, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि कई लोगों के पास दो पोस्ट होती हैं, तो एक पोस्ट पर वो सिर्फ नाम के होते हैं, उसका उन्हें वेतन भी नहीं मिलता है, तो वो ऑनर के तौर पर उन्हें वो पोस्ट मिलती है। अगला हमारे सामने है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। एक ऐसा आदमी जो अपने आप को कोई और दिखाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ट्रिक मतलब अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ट्रिक मतलब बेवकूफ़ बनाना, धोखा। दैट इज़ कॉल्ड इम्पोस्टर। क्या बोलेंगे आप, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया या ढोंगी। यहाँ पर लिखा हुआ बहरूपिया। बहरूपिया का मतलब क्या है, वो है कुछ और दिखाता कुछ और है। इम्पोस्टर आप याद रखेंगे, मतलब अपने ऊपर पोस्टर लगा लेना आप, तो इस प्रकार याद रखेंगे, मतलब होना कुछ और दिखावा कुछ और करना। अगला हमारे सामने अ पर्सन नॉट हैविंग एनफ टू पे वॉट ही ऑप्स का मतलब है जितना उसने उधार लिया है। तो एक ऐसा आदमी जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, पर्सन डू नॉट हैविंग नॉट एनफ टू पे हिज डेब्ट, या फिर इसको आप लिखेंगे अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एग्जाम में पूछा जाता है अनेबल टू पे हिज डेब्ट, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे आप, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास अब पैसा नहीं बचा है। और सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो अपना कर्ज चुका सकता है। अ पर्सन हु कैन पे हिज डेब्ट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एंड अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट्स मतलब उधार, बकाया, डेब्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अगला हमारे सामने अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट विजिट। पूरी आपकी यात्रा का जो कार्यक्रम होता है, दैट इज कॉल्ड आइटिनरी। क्या बोलेंगे आप, आइटिनरी, यात्रा का वर्णन। काफ़ी पूछा जाता है जी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। किसी भी राजा या रानी का शासन, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। हमने बोला मोनार्की। देखिए मोनार्की का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। और आर्की का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्की का मतलब क्या होता है, टू रूल, मतलब कि गवर्नमेंट करना, शासन करना, गवर्न करना या फिर शासन करना। तो आर्की का मतलब क्या हुआ, गवर्न। मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल। तो मोनार्की का मतलब हुआ गवर्नमेंट बाय अ सिंगल किंग और क्वीन। तो किसी राजा का शासन मोनार्की कहलाता है। कल हमने शब्द पढ़े थे ओलिगार्की, हमने देखा ओलिगार्की देखा था, ब्यूरोक्रेसी हम देख चुके हैं, और डेमोक्रेसी भी हम देख चुके हैं, हमने डिस्कस किया था। तो जहाँ पर भी क्रेसी या आर्की लग जाएगा, इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट। मोनार्की गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, सिंगल किंग और क्वीन। अगला हमारे सामने अ नोटिस ऑफ समबडीज डेथ। किसी आदमी की मृत्यु का नोटिस, अ नोटिस ऑफ समबडीज डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में के एक पेज में ऊपर लिखा होता है ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का क्या मतलब होता है, ओबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश, मतलब किसी की मृत्यु का संदेश देना ही ओबिचुअरी कहलाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप ध्यान से देखिएगा आप। तो नोटिस ऑफ समबडीज डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, तो किसी की मृत्यु का नोटिस ओबिचुअरी कहलाता है। अगला हमारे सामने द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षी। पक्षियों की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलेंगे आप, ऑर्निथोलॉजी। याद रखेंगे जहाँ पर भी शब्द आ जाएगा ऑर्निथो, ये पक्षियों से रिलेटेड हो जाएगा, ऑर्निथो। तो यहाँ पर एक और शब्द बन जाता है ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, पक्षियों से डर, क्योंकि फोबिया का मतलब डर होता है, आप जानते हैं। तो
ऑर्निथोफोबिया पक्षियों से डर, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों की स्टडी, पक्षी विज्ञान। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, आप या तो इन्हें लिखते चलें या रोज़ रिवाइज करते चलें। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपके सारे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बनते हुए चले जाएंगे। कल मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने आपको 15 डेज बोल दिया था। अगर मैं 21 वर्ड आपको करवाता हूँ तो ये 15 डेज नहीं ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन 20 डेज तक मैं आपको फिर भी इनको कवर करा दूंगा। आइए हमारे सामने अगला, गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। अब देखिए फिर से गवर्न से मतलब आ गया, तो गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट, समाज के सबसे धनी लोगों का शासन, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र कहलाता है। हमने देखा था एक ओलिगार्की और एक हमने देखा था एरिस्टोक्रेसी। आपको इन दोनों का मतलब बताना है, या तो आपको कमेंट करना है इसको नीचे, ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं आप प्लीज़ कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिए आप, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक कितने लोग पहुँचे हैं। अगला हमारे सामने है, अ पर्सन हु नोस यूजेस राइट इन मोर देन वन लैंग्वेज। एक ऐसा आदमी जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ करता है, उसमें लिखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीग्लॉट। क्या कहलाएगा? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? बहुभाषी। पॉलीग्लॉट, देखिए पॉली का मतलब ही इंग्लिश में बहुत सारे होता है, जैसे मोनो मतलब सिंगल होता है, डाई मतलब टू होता है, इसी प्रकार पॉली मतलब कई सारे, और ग्लॉट मतलब भाषा। अब आप समझ गए होंगे पॉलीग्लॉट, तो पॉलीग्लॉट का क्या मतलब हुआ? अ पर्सन हु नोस मोर देन वन लैंग्वेज, है ना, इस प्रकार। अगला हमारे सामने, अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल वर्क। देखिए अभी हमने ऑनररी देखा था, ऑनररी में क्या था? काम तो कर रहा था लेकिन पैसा नहीं ले रहा था, वो पोस्ट जो थी उसके पास एक ऑनर के तौर पर थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अ जॉब दैट आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व लिटिल वर्क, एक ऐसी नौकरी जिसमें काम नहीं है लेकिन पैसा फिर भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड सिनेक्योर। क्या बोलेंगे आप? सिनेक्योर। ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम करना ना पड़े। और ऑनररी में क्या है? काम तो करना पड़ रहा है लेकिन वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट है और ऑनर के रूप में आपको दी गई है। मेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगला हमारे सामने, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट 60 पर देखेंगे, an official statement that allow people who have been put in prison for crimes against the state to go free। एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन लोगों के लिए आता है जो लोग जेल में हैं, उनको फ्री कर देना, मतलब बाहर निकाल देना, दैट इज़ कॉल्ड एमनेस्टी। क्या बोलेंगे आप? एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है राजदंड से मुक्ति। अब इसका क्या मतलब है कि जब गवर्नमेंट किसी को उसकी सज़ा अगर माफ़ कर देती है तो एमनेस्टी कहलाता है। वो एमनेस्टी मतलब राजदंड से मुक्ति, सरकार द्वारा उसको उसकी सज़ा माफ़ कर देना ही आपका एमनेस्टी कहलाता है। तो फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट प्रिजन एमनेस्टी कहलाएगा। अगला हमारे सामने 61 पर, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। पानी के पास में या पानी में कोई भी चीज़ अगर ग्रो करती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्वाटिक। क्या बोलेंगे आप? एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? जलीय। तो एक्वा मतलब पानी होता है, आपको पता ही है। एक्वा गार्ड भी आता है। एक्वा गार्ड जो हमारे घर में आता है पानी साफ करने के लिए, उसको एक्वा गार्ड क्यों बोलते हैं? एक्वा मतलब पानी, गार्ड मतलब सुरक्षा करना उसकी, तो एक्वा गार्ड। इसी प्रकार ये एक्वाटिक क्या होगा? पानी में, आपका पानी में ग्रो करने वाला। अगला हमारे सामने, काफ़ी सुना भी है ये शब्द आपने, मूवीज़ में सुना है, न्यूज़ में सुना है, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसा सुना है। तो पुरातत्व, जो पुरानी चीज़ें हैं उनका अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट ऑफ द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनेशन द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। तो हमने देखा है ना, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी पुरानी चीज़ निकलती है तो वहाँ पर जाके जो सर्वे होता है वो कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल वाले। तो दैट इज़ कॉल्ड पुरातत्व, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें, हिस्ट्रिकल इवेंट, कल्चर के बारे में अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। अगला हमारे सामने, द स्टडी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी के बारे में जब कोई और लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। हम देखते भी हैं कई लोगों की बायोग्राफी पे फिल्म बनती है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर व्यक्ति खुद की जीवनी लिखता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। किसी और के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन पर कुछ लिखना, उसकी जीवनी लिखना, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। अगर वही आदमी यहाँ पर होता कि द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर वो खुद ही लिखता तो क्या होता? दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। क्या हो जाता है? इसके आगे लग जाता ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इंसान खुद लिखता है अपनी, जबकि बायोग्राफी
कोई और लिखता है। जैसे मेरी लाइफ पर अगर मैं खुद लिखूंगा कोई किताब, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, और मेरी लाइफ पर आप कोई किताब लिखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। याद रखेंगे, ये चीज़ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटो मतलब खुद। 64 पर आइए। समवन हु इज़ क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में बुराई निकालता है, दैट इज कॉल्ड साइनिक। क्या कहलाएगा? साइनिक। साइनिक का मतलब होता है जी निंदक। अगला हमारे सामने 65 पर अच्छा शब्द है, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा आदमी जो अपनी कंट्री छोड़ता है, क्यों? किसी दूसरी कंट्री में रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेंट। क्या बोलेंगे आप? एमिग्रेंट बोल सकते हैं या इमाइग्रेंट। तो एमिग्रेंट क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड एक ऐसा आदमी जो अपनी कंट्री छोड़ता है। अच्छा, एक और शब्द भी होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट पढ़ते हैं, इन दोनों को लगभग सेम ही है, और यहाँ पर मैं इसको पढ़ देता हूँ एमिग्रेंट। इन दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को, तो आइए मैं ज़रा इनको क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। एक है हमारे सामने ये जो लिखा हुआ है इमिग्रेंट, और दूसरा है इमिग्रेंट। ठीक है, तो एक ई माइग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा? एक ऐसा आदमी जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी में बस जाता है। तो अब मैं इन दोनों को आपके सामने क्लियर करता हूँ। देखिए, पहला शब्द हमारे सामने एमिग्रेंट, और दूसरा ये रहा आपके सामने। अब स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है कि सर किस में गया और किस में नहीं, किस में आया। ये दोनों का मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन करता है। तो जब आदमी अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ ओसिट। अब समझिए आप, मान लीजिए ये आपकी कंट्री है और ये कोई दूसरी कंट्री है, ये फिर से आपकी कंट्री है और ये कोई दूसरी कंट्री है। जब कोई व्यक्ति अपनी कंट्री को छोड़कर, ये खुद की कंट्री है सेल्फ, अब कोई व्यक्ति अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे आप उसको? एमिग्रेंट। आप इस चीज़ से भी याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ई है, ई फॉर ईमेल होता है, और हमने ईमेल को भेजा, मतलब हमारे पास से जब ईमेल गया तो कहीं और पर जाएगा। तो वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल डाउन इन अनदर, या फिर वन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एमिग्रेंट। जबकि इमाइग्रेंट क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो आपकी कंट्री से आपकी कंट्री का है, मान लीजिए आपका भाई है लेकिन आपकी कंट्री छोड़कर ऑलरेडी इस कंट्री में रहने लगा है, XYZ, ये जो भी कंट्री है इसमें रहने लगा है। तो जब भी वो घर आएगा आपके, तो आप उसको क्या बोलोगे? एमिग्रेंट नहीं बोलोगे, क्योंकि एमिग्रेंट तो वो होता है जो आपका घर छोड़कर दूसरी कंट्री में रहने जाने लगा है। तो ये जो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इमाइग्रेंट, ये हम उसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हम उसको? क्योंकि वो दूसरी कंट्री से था, हमारी ही कंट्री का। आप इस बात को समझिए, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में किसी काम से लेकर आया, काम को लेकर आया है और वो वापस चला जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड इमाइग्रेंट, है ना। तो वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेंट। अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने रहने लगेगा, तो पहला वाला आएगा। जबकि उसी कंट्री से अपनी कंट्री में वापस अगर आएगा, तो वन हु रिटर्न टू हिज कंट्री, दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अब समझ में आ गई है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर ये आपको बातें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।